अब हम फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ़िल्टर की बात करते हैं, उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो फाइनाइट होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास और आइडियली हम ये चाहते हैं कि लो पास फिल्टर इस किस्म का हो, लेकिन चूंकि ये हमारा डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है जो हमें चाहिए, लेकिन इसको अचीव करने के लिए एक तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन कॉजल है, और दूसरा ये कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट है। तो ये तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो ये कि हम इसको लिमिट करेंगे या एक्चुअली ट्रंकेट करेंगे टाइम इंडेक्स के अंदर, या सीक्वेंस, यानी इसका मतलब सीक्वेंस की लेंथ फाइनाइट करेंगे। तो उसके लिए एक तो हमने एक जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, एक तो वो डिलेड होना चाहिए। जैसे ये डिलेड है और डिलेड बाय अल्फ़ा सैम्पल्स है। तो जो आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से फेज रिस्पॉन्स में देयर इज़ भी ज़ीरो नहीं है। अगर ये फर्ज करें हम शिफ्ट ना करें तो फेज रिस्पॉन्स ज़ीरो होगा और इट वुड हैव अ इम्पल्स रिस्पॉन्स नॉन कॉजल होगा। तो हम चूँकि मेन जो हमारा जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ये है जिसका करस्पॉन्डिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स ये बनता है, लेकिन हमने इसको चूँकि कॉजल बनाना है तो पहला स्टेप हमने इसको डिले किया बाय अल्फ़ा सैम्पल्स। अल्फ़ा सैम्पल्स डिले करने से वी गॉट द इम्पल्स रिस्पॉन्स शिफ्टेड बाय अल्फ़ा सैम्पल्स। तो अल्फ़ा सैम्पल्स जो है इट इज़ शिफ्टेड, इट नाउ सेंटर्ड एट अल्फ़ा, और लेफ्ट राइट उसके ये एक सिंक फंक्शन है। तो दिस इज अवर डिजायर्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स, बट स्टिल नॉट फाइनाइट, इट हैज़ इन्फिनिट ड्यूरेशन। तो उसके बाद जो दूसरा काम रह जाता है वो ये कि हम इसको कहीं से ट्रंकेट कर दें। ट्रंकेट करने से मुराद ये कि जो बाकी सैम्पल्स हैं वो ज़ीरो कर दें। तो सम काइंड ऑफ अ विंडो इज़ रिक्वायर्ड हियर, तो वो ताकि हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम लिमिट कर दें किसी नंबर बाय यूजिंग फाइनाइट बनाने के लिए, उसको फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल्स जो है वो हम इस्तेमाल करें। तो हम एक फाइनाइट विंडो के साथ, विंडो सीक्वेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट होने की वजह से ये फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाएगा, जिसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। एक्चुअली ये जो कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू है, जो कि इससे हम n के अंदर 0 1 2 3 या अल्फ़ा से स्टार्ट करें और सिमेट्रिकली लेफ्ट राइट जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन से मालूम हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू नो दी, फिर हम ये करेंगे ओके। और ये ट्रंकेट करने से एक्चुअली विंडो फंक्शन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो विंडो फंक्शन अगर 1 हो, यानी तमाम सीक्वेंस के हमारे पास, ये विंडो की बात करने के लिए हम थोड़ा सा ये यहाँ से इस स्लाइड से हम हट के मज़ीद डिस्कशन करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। तो अगर मैं इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को फाइनाइट करूं तो इसका मतलब है कि मैं ऐसी विंडो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। विंडो की टाइप दो जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि वो पैरामीटर्स क्या हैं। डाइग्रेस करता हूँ, इस यहाँ पे आता हूँ कि पहले स्पेक्ट्रल एनालिसिस सिग्नल पे हम अप्लाई करके देखते हैं सिग्नल पे उसका क्या जो है वो इफेक्ट है, और फिर हम इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पे आते हैं। जैसे कि इम्पल्स इनवेरियंस मेथड था, जो कि हमने सैम्पलिंग सिग्नल पे सैम्पलिंग कैसे अप्लाई होती है, तो वही उसी थीम को हम लेके इम्पल्स इनवेरियंस मेथड जो इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो सैम्पलिंग थी उससे हमने उस पर अप्लाई किया था और देखा था कि उसमें अलियासिंग हो सकती है और किस तरह फिर हम इम्पल्स इनवेरियंस से फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं आया। तो पहले हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस के इफेक्ट देखते हैं कि विंडो क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है अगर हम किसी सिग्नल पे उसको विंडो को अप्लाई करें। तो यहाँ देखें, एक स्टार्ट करते हैं एनालॉग बैंड लिमिटेड सिग्नल। लाजमी नहीं है ये सिग्नल बैंड लिमिटेड हो, तो हम एंटी अलियासिंग फिल्टर अप्लाई करके वी लिमिट द सिग्नल टू दी सम बैंड, सो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट हो जाएगी। तो ये बैंड लिमिटेड सिग्नल यहाँ पे हमें एंटी अलियासिंग के बाद मिल गया। ए टू डी कन्वर्ट किया तो हमें पता है अगर सिग्नल फ्रिक्वेंसी में लिमिटेड है तो वो टाइम में इनफाइनाइट होगा या इंडेक्स में इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे ए टू डी कन्वर्टर की आउटपुट है इट हैज़ इन्फिनिट ड्यूरेशन। तो हमें तो शॉर्ट ड्यूरेशन सीक्वेंस चाहिए होते हैं जिनको हमने फर्स्ट करें स्पीच सिग्नल है जो, तो वो एक छोटा सा फ्रेम लेंगे और फिर उस पर हम जो है वो छोटा सा फ्रेम कैसे लेंगे या किसी खास लेंथ का फ्रेम हम लेने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ विंडो सीक्वेंस।
तो जब हम उस विंडो सीक्वेंस से एक्स ऑफ एन जो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन है डब्ल्यू ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ एन वी गेट अ ट्रंकेटेड सीक्वेंस. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू स्टडी दी विंडोइंग सीक्वेंस. तो उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि इन सारे यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो स्पेक्ट्रम है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. तो हम अपनी आसानी के लिए एक्स ए एफ टी का जो स्पेक्ट्रम है वो एक हाइपोथेटिकल किस्म का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ले लेते हैं लाइक ए ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, जैसे ट्रायंगुलर स्पेक्ट्रम है. तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि ये एक बैंड लिमिटेड है ओमेगा नॉट तक और उसके अलावा ये ज़ीरो से यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये पॉइंट क्लियर करने के लिए कि जो एक्स ऑफ टी है ए ऑफ टी है वो अगर फर्ज करें कोसाइन सिग्नल है. सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं बैंड लिमिट सिग्नल की कि अगर एक कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी है ये अगर स्पेक्ट्रम में टाइम डोमेन में इन्फिनिट ड्यूरेशन का है बिकॉज मेगा एस इज ओके ओमेगा नॉट यानी ये इसका अंडरस्टूड है कि टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है साइनसॉइड जो. जब आप उसको सैम्पल करते हैं तो एक्स ऑफ एन जो है दैट इज ऑल्सो यू जस्ट रिप्लेस कैपिटल ओमेगा यानी डिजिटल एनालॉग फ्रिक्वेंसी को एन ओमेगा नॉट टी को आप एन टी से रिप्लेस कर देते हैं तो capital omega naught into sampling period is actually omega naught, small omega naught digital frequency, and this is a sequence x of n. तो ये हमारा जो सैम्पल्ड सिग्नल है वो ये सीक्वेंस जनरेट कर लेता है. तो ये जो अगर हम उसको प्रॉपरली बैंड लिमिटेड सिग्नल हो तो देयर विल बी नो एलियासिंग और 0 से पाई तक जो है वो मैक्सिमम पाई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है और वो there is no aliasing और omega naught is between 0 and pi. तो जिसका मतलब ये हुआ कि if this is a band इसका स्पेक्ट्रम पे आते हैं. स्पेक्ट्रम की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये एक रिव्यू हम करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का. अगर हमारे पास एक डीसी सिग्नल है स्पेक्ट्रम डीसी सिग्नल का स्पेक्ट्रम है तो वो एक डायरेक्ट फंक्शन होगा 0 पे और इट वुड बी अ डायरेक्ट इन इम्पल्स है ऑफ 2 पाई. ये वेटेड इम्पल्स है यानी एरिया इज वेटेड बाय 2 पाई एंड डेल्टा ऑफ ओमेगा. ओमेगा कहाँ पे लोकेट करी इट इज लोकेटेड एट 0. सो इसका मतलब है दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ अ डीसी सिग्नल. तो डीसी सिग्नल का माइनस पाई से पाई दिखाए हुए है. सॉरी दिस इज माइनस पाई यहाँ पे ये प्लस पाई. तो ऑब्वियसली चूँकि ये पीरियोडिक स्पेक्ट्रम है और फिर माइनस पाई से लेके अगले 2 पाई बीच में ऐड करते हैं 3 पाई तक देयर विल बी अगेन एन इम्पल्स एट 2 पाई 4 पाई. तो इट इज़ वी कैन राइट द स्पेक्ट्रम ऑफ अ डीसी सिग्नल एक्स ऑफ ई जे ओमेगा एज 2 पाई स्केल होगा और डेल्टा ओमेगा फिर आप मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई पे शिफ्ट करेंगे इन इम्पल्सेस को. तो वो हमने दिखाई नहीं है लेकिन मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे. अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये तो बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम है. इसका मतलब है कि इसकी किसी खास फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर है. तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या बनता है. तो सीक्वेंस मालूम करने के लिए हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं एक्स ऑफ वी जे ओमेगा एक पीरियड के अंदर यानी डेल्टा ओमेगा का एक पीरियड यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया यानी इसको माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट करने के लिए वी 2 पाई डेल्टा ओमेगा यहाँ पे रख दिया. 2 पाई पाई रहेगा 1 और 2 पाई ये कैंसिल हो गया. सो चूँकि ये एक इम्पल्स लोकेटेड है 0 पे तो इसको अगर आप ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें 0 यहाँ पे 0 1 तो एरिया अंडर एन इम्पल्स इज एक्चुअली 1. इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो 1 है फॉर ऑल इंडेक्स एंड दिस इज अ डीसी सिग्नल एंड इट इज हैज इन्फिनिट ड्यूरेशन माइनस इन्फिनिटी यानी इंडेक्स एन इज रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड इम्पल्स इज इसका जो स्पेक्ट्रम है इट इज बैंड लिमिटेड. बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम होने की वजह से टाइम में it has infinite duration. अब हम साइनोसॉइड पे जाते हैं. सो यानी नतीजतन ये होगा कि एक्स ऑफ एन इफ इट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल इंडेक्सेस दैन उसका स्पेक्ट्रम जो है वो एक इम्पल्सेस होंगी डायरेक्ट फंक्शन होंगे. फ्रिक्वेंसीज कहाँ पे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी के बजाय यहाँ पे 0 तक पहुँचे तो 0 पे माइनस प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई वगैरह वगैरह प्लस माइनस 2 इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई 4 पाई 6 पाई वगैरह. तो ये स्पेक्ट्रम है ये सीक्वेंस है सीक्वेंस ये. अब हम
ये करते हैं कि एक और सिग्नल लेते हैं जो कि एक प्योर साइनसॉइड है, और हम क्या करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि अगर हम हमारा सिग्नल जो है वो एक साइनसॉइड है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि e⁻j⍵0 n इंटू एक्स ऑफ n, अगर किसी भी सीक्वेंस को आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें तो जो सीक्वेंस का स्पेक्ट्रम है, जो एक्स ऑफ n का जो स्पेक्ट्रम है, ये प्रॉपर्टी ये है कि वो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने से उस फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ओमेगा नॉट है तो j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, तो आप इसको 0 सब्स्टिट्यूट करें ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो इट बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब फर्स्ट करें हमारा सीक्वेंस 1 है, एक डिजिटल सीक्वेंस जो है वो 1 है, उसको अगर हम j ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अब हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक ये हम साइनसॉइडल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम है, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें कि अगर x अपन 1 इंटू समथिंग है तो दिस बिकम्स, हमें पता है कि e⁻j⍵, ये जो 1 है, 1 का स्पेक्ट्रम क्या है, वो अभी हमने देखा था कि 1 DC सिग्नल सीक्वेंस 1 हो, यानी DC सिग्नल हो, उसका स्पेक्ट्रम क्या था 2π डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। लेकिन जब आप कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ओमेगा माइनस k 2π है, तो यानी एक्स ऑफ n का जो स्पेक्ट्रम है वो डेल्टा ओमेगा माइनस k 2π है, यानी डेल्टा ओमेगा जो यहाँ पे माइनस इंटरमेडिएट ऑफ 2π पे वो इम्पल्सेस हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जबकि अब हम जब कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पेक्ट्रम अब शिफ्ट हो जाएगा एट ओमेगा नॉट। बस अगर केस 0 हो तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट जो है ये 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज लोकेटेड एट ओमेगा नॉट। तो ये अब स्पेक्ट्रम इसका ये बन जाता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी हम इसी पे हम अब एक कोसाइन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना चाहेंगे अब इस प्रॉपर्टी से। तो एक्स ऑफ j ओमेगा जो है वो उसमें अगर हम ये अज्यूम करने कि हमारा जो एक्स ऑफ n है वो एक कोसाइन सिग्नल है, जैसे ये है, तो a इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन सिग्नल ये हो जाएगा। हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ j ओमेगा नॉट प्लस नीचे स्केलिंग फैक्टर है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया a और 2, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट एंड माइनस j ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने j ओमेगा नॉट का स्पेक्ट्रम ये देखा हुआ था, तो अब ओमेगा नॉट आएगा तो यहाँ माइनस ओमेगा नॉट, और यहाँ माइनस ओमेगा नॉट हो तो यहाँ प्लस ओमेगा नॉट। तो ये आपको देख सकते हैं कि वी हैव शिफ्टेड इम्पल्सेस एट ओमेगा नॉट एंड इंटीजर मल्टीपल, और उसमें 2π ऐड करते जाएं तो उन फ्रिक्वेंसीज पे वी गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल विद द पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन यूनिक सिग्नल जो है वो ओमेगा नॉट यानी माइनस π से π तक अगर हम स्पेक्ट्रम को प्लॉट करें, इस दोनों को दो कंपोनेंट्स हैं, एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे एक पॉजिटिव पे, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड a π है, a इंटू π है, और वी हैव एन इम्पल्सेस एट, यानी कोसाइन सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो दैट इज स्केल्ड बाय a π एंड वी हैव एन इम्पल्स एट ओमेगा नॉट, दिस इज द ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी, और एक माइनस ओमेगा नॉट पे। ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अज्यूम करने की वजह से वी गेट अ नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, बट इन फैक्ट एक कोसाइन सिग्नल, सॉरी कोसाइन सिग्नल अगर ये ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी का है तो उसका स्पेक्ट्रम भी एक ओमेगा नॉट स्पेक्ट्रम के अंदर एक ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे एक इम्पल्स होगी, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन माइनस इन्फिनिटी से माइनस यानी इंडेक्स माइनस n से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और पीरियोडिक भी है। ओमेगा नॉट है, इसमें 2π ऐड कर देंगे, अगला इसका कॉपीज भी आती जाएंगी, इसकी पीरियोडिसिटी स्पेक्ट्रम पीरियोडिसिटी भी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो एक चीज़ जो हमने यहाँ से देखी वो ये है कि अगर एक सिग्नल टाइम में स्पेक्ट्रम में उसका बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इम्पल्स है, तो वो जो सिग्नल है इंडेक्स में या टाइम में इट वुड बी इनफाइनाइट। तो एक तो हमने ये चीज़ देख ली। अब हम दोबारा आते हैं इसकी तरफ कि विंडो की तरफ। तो विंडो में एक्चुअली ये है कि हमारे पास एक कोसाइन सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट है। अगर हम उसको विंडो से मल्टीप्लाई करें तो विंडो हम डिस्कस करते हैं क्या है इसका मतलब है। तो वी हैव अ ट्रंकेटेड सिग्नल विच इज़ वी एफ एन।
तो वी कैन फ्रॉम इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल वी कैन गेट अ फ्रेम या एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस हम ले सकते हैं। ट्रंकेटेड सीक्वेंस कैसे आता है? हम एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू ऑफ एन से, विंडो से वी गेट वी ऑफ एन। व्हाट इज विंडो? विंडो एक सीक्वेंस है जिसकी दो पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर उसकी शेप होगी और दूसरी पैरामीटर उसकी लेंथ होगी, यानी और लेंथ क्या होगी? फाइनाइट होगी। सो फाइनाइट विंडो से हम मल्टीप्लाई करके एक इन्फिनिट सिग्नल को फाइनाइट बना देते हैं या ट्रंकेट करते थे इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल को, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अलावा ये जीरो होता है और जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो उस दौरान वो जीरो हो जाती है, तो वी गेट अ ट्रंकेटेड सिग्नल। अब हम इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं कि वी ऑफ एन जो कि ट्रंकेटेड सिग्नल है वो हमने अचीव किया है एक इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल को विंडो से मल्टीप्लाई करके। तो और एक्स ऑफ एन क्या हमारे पास, हम सिंप्लिसिटी के लिए कोसाइन सिग्नल लेते हैं और विंडो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो होगा क्या, टाइम में अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंडेक्स के अंदर, तो ये स्पेक्ट्रम इसका जो है वो कन्वॉल्व होगा वी ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा कन्वॉल्व विद डब्ल्यू ऑफ ई जे ओमेगा। तो हमें पता है कि जो कन्वोल्यूशन है इट इज़ एन इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड। इसकी क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है तो ओवर अ पीरियड हम -π to π ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाय 1/2 π से स्केल करेंगे। और हम क्या करते हैं, इंडेक्स चेंज कर, ये अब ये जो डमी वेरिएबल है इसको चेंज करते हैं, एक्स ऑफ ई जे थीटा, एक्स ऑफ ई जे थीटा, और फिर इसका फ्लिप्ड वर्जन यानी इसका नेगेटिव जे थीटा, डब्ल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा, और फिर हम इंडेक्स ओमेगा पे जो है वो शिफ्ट करते हैं एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा। सो दिस इज दी एक डमी वेर इंडेक्स लेंगे और उस इंडेक्स को फ्लिप करेंगे, एक विंडो को फ्लिप करके, और फिर ओमेगा को सेलेक्ट करके हम वी आर फाइंडिंग दी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम मालूम कर रहे होंगे। तो विंडोइंग इज एक्चुअली and integration is convolution of multiplication in index domain is a convolution in frequency domain। तो हम ये देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है ट्रंकेटेड सिग्नल का वो हम अगर मालूम करना चाहते हैं तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना पड़ेगा इनपुट सीक्वेंस इन दोनों के प्रोडक्ट का जिनसे वो ट्रंकेटेड सीक्वेंस बना है। तो हमें पता है कि cos of omega naught t can be broken as an exponential here and we have w of n। तो ये जो ट्रंकेटेड सिग्नल है वो दो सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन है और वो एवेंचुअली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करने का मतलब ये है कि वी हैव टू w of n विंडो फंक्शन है, उसको ये अंदर e j omega naught से मल्टीप्लाई होगा n से, और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो विंडो फंक्शन का जो स्पेक्ट्रम है वो स्केल वो शिफ्ट हो जाएगा एट ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रंकेटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है जो हमारे पास पहले डायरेक्ट फंक्शन से दो, अब वो जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे विंडो के स्पेक्ट्रम की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक देखते हैं कि एक विंडो, एक सबसे सिंपलेस्ट विंडो लेते हैं हम। सो सबसे सिंपलेस्ट विंडो ये है कि एक सीक्वेंस लें, डब्ल्यू ऑफ एन इज़ 1 फॉर एन सैम्पल, उसके पहले 0 से लेके n-1 तक, अगर फर्स्ट करें n 10 है तो 0 से लेके 9 तक वो 1 है, उसके अलावा वो 0 है। तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 से 9 तक अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, एज इट इज़ वही रह जाएंगी। जैसे कि मैंने बात की थी हमने इसमें कि शिफ्ट करके आपने शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पांस ये किया, और जितना एक विंडो फंक्शन 1 2 3 यानी अगर विंडो में इसके ऊपर बनाऊँ तो डब्ल्यू एफ एन 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1, हर इंडेक्स पे ये इसकी वैल्यू 1 होगी, और ये जो भी जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ की विंडो ले लें तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें यही आ जाएगी, और इसके अलावा जो होगा वो विंडो 0 होगी तो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यूज होंगी नॉन ज़ीरो वो भी 0 हो जाएंगी। तो ये एक ट्रंकेटेड सीक्वेंस बन जाएगा, ये ट्रंकेटेड इम्पल्स रिस्पॉन्स बन जाएगा। हम फिलहाल देख रहे हैं एक सिग्नल से, हम इसको एज ए सिग्नल जो है वो उसके साथ क्या हो रहा है तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो विंडो सीक्वेंस जो है वो एक अब्रप्ट विंडो है, जैसे ब्रेकवॉल है, ये एकदम वो 1 हो जाती है, ये जैसे ही 0 आता है, और 1 1 1 1 जैसे ही n फर्ज करें अगर आप 10 ले लें तो 10 - 1 9 9 तक वो 1 रहेगा और फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो वो जो विंडो है
दैट इज वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फर्स्ट करें में 0 पे 1 है, 1 पे 1 है और 2 पे 1 है। ये सॉरी लेंथ सही नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ पे बना सकते हैं 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 सो ऑन, और आखिरी में फर्स्ट कर लें 9 है, 9 पे 1। तो ये विंडो है, इसकी लेंथ जो है वो 10 है। इसके अलावा जो है ये इट्स ऑलवेज 0। तो इसको अगर मैं किसी भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करूं तो वो जो भी सीक्वेंस 0 से लेकर 9 तक नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं या जो भी हैं वो एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। हमने ये देखना है कि अगर हम ये विंडोइंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपन्स टू द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमने WFN का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करें तो आपको पता है कि विंडो सीक्वेंस जो है इसका स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली अ सिंक फंक्शन। सो कंटिन्यू यानी सीक्वेंस का जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ कंटिन्यूस एंड आल्सो पीरियोडिक। पाई तक यही होगा और फिर इसके बाद दोबारा यही जो है ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा। इसी को कॉपी करके यानी यहाँ पे अब 0 पे है तो 2 पाई पे ले जाएं और फिर लेफ्ट राइट ये कॉपी, ये जो दो लोब्स हैं पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसे ये बनाए। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ विंडो फंक्शन इज एक्चुअली अ सिंक फंक्शन। So this is the Fourier transform. It's a sinc function. Two division of two sinc function आप बना सकते हैं. And also it has a linear phase. So this is because of it is shifted. It is not centered at यानी अगर टाइम इंडेक्स में देखें 0 से राइट की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, पीछे नहीं है. अगर सिमेट्री वो फिर नॉन कॉजल हो जाएगा अगर आप इसको 0 पे राउंड सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करेंगे. तो इस वजह से यहाँ पे वी हैव दिस फेज टर्म हियर. तो ये कॉजल एक विंडो है और 9 या जो भी उसकी जो लेंथ है और उसका स्पेक्ट्रम एक्चुअली ये सिंक फंक्शन है. तो अब अगर मैं सिंक फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, अगर कोसाइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोसाइन में वो दो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हम लिख सकते हैं ये जैसे ही. तो यानी सिंक फंक्शन यानी ओमेगा एन का जो स्पेक्ट्रम है वो सिंक फंक्शन है. इट वुड बी शिफ्टेड एट ओमेगा नॉट. यानी विंडो का जो स्पेक्ट्रम है ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे, ये माइनस ओमेगा नॉट पे लोकेट कर रहा है, ये प्लस ओमेगा नॉट पे. तो विंडो का जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस ओमेगा नॉट पे ये शिफ्ट हो गया जो कि डब्ल्यू ई जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, और ये माइनस ओमेगा नॉट पे जो कि डब्ल्यू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट. तो ट्रंकेटेड सीक्वेंस का जो स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअली इट इज़ नाउ नॉट. इससे पहले हमने देखा था कि एक कोसाइन सिग्नल जो था उसका स्पेक्ट्रम वाज एट ओमेगा नॉट पे एक इम्पल्स थी और माइनस ओमेगा नॉट पे जो ये थी और प्लस ओमेगा नॉट पे एक इम्पल्स थी. लेकिन जैसे ही हमने ट्रंकेट किया तो जो ट्रंकेटेड विंडो थी उसका जो स्पेक्ट्रम था वो उसके ऊपर यानी हावी हो गया. अब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा नॉट यहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी, और ये प्लस ओमेगा नॉट भी सेंटर. तो अब जो विंडो का जो स्पेक्ट्रम है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे सिग्नल के स्पेक्ट्रम को. तो अब हम इस ट्रंकेटेड सीक्वेंस के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं. इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो एक तो हम जो बात करेंगे ज़्यादातर अब विंडोइंग की जब हम बात करेंगे फिल्टर डिज़ाइन में, तो ये हम विंडो में जब हम बात करते हैं तो विंडो के मेन लोब की विड्थ की बात करते हैं और साइड लोब का जो एम्पलीट्यूड है, ज़्यादातर ये साइड लोब है, ये साइड लोब है, इनकी साइड लोब की हाइट की बात करते हैं और मेन लोब की विड्थ की बात करते हैं. सो मेन लोब की हाइट की भी बात करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होता है विंडो पे वो भी हम देखेंगे. तो अगर हम विंडो की लेंथ बढ़ा दें, एन को बढ़ा दें, जिस एन को इंक्रीज करें वो यानी टाइम में यानी इस लेंथ को 9 से 100 कर दें, फर्स्ट करें 10 लेंथ 10 के बजाय 100 भी रख सकते हैं. इन्हें अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो 2 पाई विल बी डिवाइडेड बाय अ बिगर नंबर, सो दिस विल बिकम स्मॉल. सो विड्थ कितनी है इस 2 पाई बाय एन माइनस 2 पाई बाय एन विच इज एक्चुअली 4 पाई बाय. तो जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो जो विंडो मेन लोब की विड्थ है वो कम हो जाएगी, यानी स्पेक्ट्रम स्क्वीज हो जाएगा. टाइम में बढ़ाएंगे तो या इंडेक्स में बढ़ाएंगे तो
स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, इट विल यानी मेन लोब जो है वो बड़ा हो जाएगा और दे विल बी कंप्रेस्ड। और अगर आप इन्फिनिट कर देंगे सो जो कि ये वाला केस है, एन इनफाइनाइट कर दें 2 पाई ओवर एन इज जीरो, सो इट मीन दैट वी गेट एन इम्पल्स है, दैट इज एक्सट्रीम विंडो जो। और यही हम एक्चुअली हम देख रहे थे कि कोसाइन सिग्नल जो है वो विंडो अगर की लेंथ बढ़ाते जाए इट इज एक्चुअली गेट्स इनफाइनाइट, सो देन इट वुड बी अ प्योर कोसाइन सिग्नल यानी ऑफ इनफिनिट ड्यूरेशन, और उसका स्पेक्ट्रम एक डायरेक्ट इम्पल्स होगी विच एवर दैट फ्रिक्वेंसी इज। यहाँ पे विड्थ जीरो है, ये इंडेक्स जीरो नहीं, ओमेगा जीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये लिखा है विड्थ जीरो हो जाए, सो दिस लोब विल बिकम एन इम्पल्स है। तो हो ये रहा है कि अब जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है कोसाइन सिग्नल से विंडो को मल्टीप्लाई करने से अब विंडो का जो स्पेक्ट्रम है दैट है, यानी अब बजाय इसके कि हमारे पास ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे एक इम्पल्स हो, नाउ द एनर्जी ऑफ दैट ओमेगा नॉट एंड प्लस ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट पे जो थी वो अब लीक होके या नेबरिंग फ्रिक्वेंसीज में भी चली गई है। यहाँ पे देख लें वी डोंट हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी एट ओमेगा नॉट, बट वी हैव ऑल्सो द एनर्जी हैज लीक्ड टू द नेबरिंग फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द विंडो एंड शेप ऑफ द विंडो। शेप इज रेक्टेंगुलर, फिलहाल इस पर हमने नहीं बात की, लेकिन लेंथ की वजह से वी हैव दिस स्पेक्ट्रल लीकेज। तो हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को जो कि विदाउट विंडविंग था और ये ट्रंकेटेड था जो कि विंडवर्ड सीक्वेंस था, तो वो उससे ये हुआ कि एनर्जी इज लीक्ड टू द नेबरिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ओमेगा नॉट ड्यू टू द ट्रंकेशन है। और दूसरा ये कि हम इस लीकेज को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये तो एक साइनसॉइड थी, अगर मुख्तलिफ साइनसॉइड हों तो वो जो ये जो विंडोज हैं उसके ऊपर भी ओवरलैप होंगी, तो ये स्पेक्ट्रम फर्ज करें एक ओमेगा नॉट पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, मैं कहता हूँ प्लस एक और फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे है, तो क्या होगा ये विंडो फंक्शन उसके ऊपर ओवरलैप होगा और जो रिजल्टेंट होगा हमें ये प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो उस फ्रिक्वेंसी को लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि वो फ्रिक्वेंसी किधर है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट नेबरिंग साइड लोब्स और मेन लोब का इफेक्ट उस पर आएगा और यहाँ पे फर्ज करें वो लाई कर रहा हो तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि वो फ्रिक्वेंसी कौन सी थी अगर तो हमारी लेंथ इनफ नहीं है। सो दैट इज एक्चुअली ऑल्सो द प्रॉब्लम। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द लेंथ ऑफ द विंडो एंड द शेप ऑफ द विंडो, यानी मेन लोब और साइड लोब का ही एक्चुअली सारी इन्वॉल्वमेंट है इस होल प्रोसेस में। जो विंडो लेंथ है इट अफेक्ट्स द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द मेन लोब, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी की यानी उसको दी अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगी अगर ये हम विंडो की लेंथ इनफ ना हो और यहाँ पे दूसरा साइड लोब ओवरलैप अगर आप यहाँ पर उधर ओवरलैप करके देखें तो यू विल, और फिर आपको पता है कि ओवरलैप होगा तो दोनों ऐड होंगे एंड ऐड होने की वजह से जो रिजल्टेंट है वी विल नॉट बी श्योर कि वो फ्रिक्वेंसी इसमें कोई थी या ये मेन लोब की ओवरलैपिंग है क्या है, और अगर स्पेशली अगर हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड कम हो देन वी गेट इनटू अ प्रॉब्लम। So it means that we have to do some trade-offs between the length of the window and maybe the main lobe की जो width है that is crucial in this particular case. So that idea of spectral leakage. So how does n affect the analysis and what is the effect of changing the type of the window? Type of window फिलहाल हम नहीं देखेंगे, अभी हम n की कंसिडरेशन देखने के लिए हम ये करते हैं कि अब हम ये करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं हमारे पास दो साइनसॉइड है, एक ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी है उसका कोई फेज है और एक ओमेगा 1 रेडियंस पर सेकंड है। तो अगर हम इसको सैंपल करें एनालॉग सिग्नल को विद एन टी सैम्पलिंग पीरियड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस डिजिटल सीक्वेंस आ जाएगा या डिजिटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा नॉट की और ओमेगा 1 की, और स्टिल टाइम में भी वो इन्फिनिट है और एनालॉग उसका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल फ्रिक्वेंसी बाय सैम्पलिंग। अब अगर हम इसको इन्फिनिट सिग्नल को ट्रंकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम एक विंडो से मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसकी लेंथ जो है डिसाइड करेगी कि सिग्नल की लेंथ ये जो वी एफ एन है ट्रंकेटेड सिग्नल उसकी लेंथ कितनी होगी, वो कितने साइज होगा तो दैट। और वैसे अगर हम देखें
तो एनालॉग सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा नॉट पे है, डिजिटल स्पेक्ट्रम की बात करूँ ये नीचे वाले की, और एक फ्रीक्वेंसी स्मॉल ओमेगा 1 पे। इसी तरह अगर एनालॉग सिग्नल को प्लॉट करेंगे तो एक कैपिटल ओमेगा 1 पे होगा और एक कैपिटल ओमेगा नॉट और कैपिटल ओमेगा 1 पे होगा, एंड दिस वुड बी एनालॉग स्पेक्ट्रम। सो इसका मतलब है कि एनालॉग और डिजिटल स्पेक्ट्रम दोनों कंटिन्यूस हैं, लेकिन ये जो है ये पाई के बाद पीरियोडिक है, वो सिर्फ दो इम्पल्सेस होंगी और ये पीरियोडिक इम्पल्सेस होंगी। एनालॉग और डिजिटल में ये फ़र्क होगा कि डिजिटल में, मैं रिपीट कर देता हूँ कि डिजिटल में ओमेगा नॉट ओमेगा 1 पाई तक होगा, फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो फिर यही दोनों रिपीट करते जाएंगे, राइट पी और लेफ्ट पी। जबकि अगर ये एनालॉग सिग्नल है उसमें सिर्फ ओमेगा कैपिटल ओमेगा नॉट और कैपिटल ओमेगा 1 पे ये इम्पल्सेस होंगी जो उनके एम्पलीट्यूड है, और फिर दोबारा ये इसकी एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भी होगी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अज्यूम करने की वजह से, और बाद में और स्पेक्ट्रम रिपीट नहीं होगा। दिस वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो अब हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं वो जो एनालॉग सिग्नल के जो हालांकि वो विंडो सिंक फंक्शन था, हम एक ही उसका मेन लोब लेते हैं और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर स्पेक्ट्रम था उसका, सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ देख सकें कि ये सिग्नल मज़ीद और हमारे पास हों, तो रिजॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको देखना आसान है, इसलिए हम मेन लोब को एज्यूम यही करते हैं कि जो सिंक फंक्शन है उसका मेन लोब जो है वो एक्चुअली रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, और यही उसकी मेन लोब की विड्थ जो है 4 पाई बाय n है, और साइड लोब हम सिंप्लिसिटी के लिए निकाल देते हैं। तो अब इशू ये है, अगर ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 जो है ये मेन लोब, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, इनको अगर आप ये विड्थ मालूम करें, अगर ये मेन लोब की विड्थ से ज़्यादा है तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, और हम इसको ये बाउंड्री कंडीशन, यानी इज इक्वल टू वाला जो केस है वो बाउंड्री कंडीशन है। ये इधर ये दोनों मेन लोब जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा अगर ये बाउंड्री कंडीशन है। इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर, और इससे कम है तो जैसे ये वाला केस दिखाया हुआ है, लेस देन हो, यानी ओमेगा नॉट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट का डिफरेंस जो है मेन लोब की विड्थ से कम हो, तो क्या होगा, दोनों स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ ऐड करेंगे तो सम बिगर नंबर, सो यहाँ पे ये यही रहेगा, सो दे विल बी सो द समेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। और अगर हम इसमें हमें फिर फ्रिक्वेंसी को रिजॉल्व करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, ये अगर हम साइड लोग तो दिखाए भी नहीं है तो उनकी वजह से देयर वुड बी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो, यानी ये जो पीक आई है ये साइड लोब के ऐड होने से आई है, इसके साइड लोब उसके मेन लोब के साथ या उसके मेन लोब के इसके साइड लोब के साथ, ये बिगर वन के छोटे से कंपेयर करने के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये जो इशू है, सो दिस गेट्स प्रॉब्लमेटिक बाय रिजॉल्विंग मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज। सो वी विल नॉट बी क्लियर कि पीक जो है वो उसकी जो पीक पे जो फ्रिक्वेंसी लाई कर रही है एक्चुअली वही है या नेबरिंग स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें ऐड हो गया और वो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो अगर हम देखें तो ओमेगा 1 का जो डिफरेंस है इन दोनों का जो फ्रिक्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए जो इनका जो डिफरेंस है वो अगर लेस देन पाई 1 हो तो पीक्स क्लियर नहीं होंगी। साइड लोब ऑफ ओमेगा नॉट विल अफेक्ट दी ओमेगा 1 एंड वाइस वर्सा, ओमेगा 1 उसको अफेक्ट करेगा और ओमेगा नॉट ओमेगा 1 को अफेक्ट करेगा। हाइट ऑफ द पीक इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इनपुट साइनसॉइड, बिकॉज अब हाइट जो है वो ये दो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इनके एडिशन से होगा। सो दिस विल नॉट बी द एक्चुअल पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट साइनसॉइड। और अगर आप कोई फर्ज करें वैल्यूज चुन लें, ए नॉट का जो एम्पलीट्यूड 1 है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में जो है ओमेगा नॉट 2 पाई 2.2 पाई है, और जो दूसरी फ्रिक्वेंसी 0.3 पाई है उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या बनता है 0.157, और जो मेन लोब विड्थ है वो 4 पाई बाय n है। और अगर आप n फर्ज करें 80 सैंपल अज्यूम कर लें, ग्रेटर देन 80 सैंपल विंडो लेंथ, तो फिर जो है वो जो है 0.157 अगर विड्थ है तो वी कैन फाइंड कि ये विड्थ अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये हो रेडियंस,
तो हम यहाँ से n मालूम कर सकते हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 टू अचीव दिस, यानी कि ये एक दूसरे में यहाँ इस लोकेशन पे पड़े हो. तो ऑब्वियसली 80 इज़ large window sequence, it's a big length of the window, and overlapping जो है वो it will avoid overlapping if we choose a window of length L, which is n जो है वो is 80. So therefore जो xn है विंडो से मल्टीप्लाई करें, you get v of n, और v ऑफ n जो है वो एक्स एन को जब इनका जो प्रोडक्ट है इट विल लिमिट एक्स ऑफ n, उसकी लेंथ को लिमिट कर देगा n सैम्पल्स तक, जो कि फर्स्ट करें यहाँ पे 80 सैम्पल्स तक अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ n. लेकिन जो एक्स ऑफ n में तो हम कुछ नहीं दे सकते, यानी हमें सिर्फ ये पता चला है इस विंडोइंग से टाइम इंडेक्स डोमेन के अंदर के उसके बाकी सीक्वेंस ट्रंकेट हो गए, n से जो ज़्यादा है और 0 से कम है और n-1 से जो ज़्यादा है. लेकिन जो उसका इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम देखा है कि देयर इज़ अ लीकेज, उसमें लीकेज जो है वो डिपेंड्स अपॉन द मेन लोब एंड साइड लोब. तो जब हम ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर लिया है विंडोइंग की, तो अब हम जो है वो इसी विंडोइंग की जो स्पेक्ट्रल जो इश्यूज हैं इसको हम अप्लाई करेंगे. जो FIR फिल्टर का जो डिज़ाइन है उसमें हम हमारे पास सिग्नल के बजाय हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स रिस्पांस. तो हम वही चीज़ें इम्पल्स रिस्पांस में अप्लाई करेंगे और हम विंडोइंग से इम्पल्स रिस्पांस के कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक्चुअली मालूम करने की कोशिश करेंगे. और हम डिज़ाइन प्रोसेस वही होगा कि हमारे पास डिजिटल फ्रीक्वेंसीज की स्पेसिफिकेशंस होंगी, उससे हम एनालॉग फ़िल्टर बनाएंगे, एनालॉग फ़िल्टर से जो कोफिशिएंट्स आएंगे उसी को हम फिर डिजिटल FIR फिल्टर के कोफिशिएंट्स उससे मालूम करेंगे.